Hello guys, I am your teacher for today and I hope you guys are doing well in your day-to-day life. I welcome you all to the free online legal series by Judicial Dream. Our today's topic of discussion is the case of I.R. Coelho versus the state of Tamil Nadu. With the help of this video lecture, I will introduce you with the facts of the case, followed up with the issues involved and arguments made by both the counsels. Later on, we will discuss the verdict. Then we will provide our own case summary. So now without further ado, let's look into the PPT. So now, as you guys can see, we have jumped into the PPT of I.R. Coelho versus State of Tamil Nadu. सबसे पहले जो है हम इस केस के फैक्ट्स को समझ लेते हैं. At a particular time, Balmadis Plantations Limited and others versus State of Tamil Nadu 1972 वाले केस के अंदर एक 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, जिसके अंदर डिक्लेयर किया गया था दैट गुदालर estates abolition and conversion into Ryotwari Act 1969 was declared unconstitutional. बट इस सेम एक्ट को लेटर ऑन 9th शेड्यूल के अंदर जो है इंसर्ट किया गया था बाय वे ऑफ 34th अमेंडमेंट एक्ट 1974. इसके साथ साथ कैलकाटा हाईकोर्ट ने भी सेक्शन 2C ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड लैंड होल्डिंग रेवेन्यू एक्ट 1979 को आर्बिट्ररी एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था. बट द सेम वाज एडेड in the 9th schedule by way of 66 Amendment Act 1990. ये सभी अमेंडमेंट्स जो थी जो 9th शेड्यूल के अंदर ऐड की गई थी, बेसिकली 9th शेड्यूल का मतलब यही था कि कुछ चीजें अगर इस पर्टिकुलर शेड्यूल के अंदर रखी गई है, कोई भी एक लॉ हो गया या पॉलिसी हो गया, तो उस चीज के ऊपर हम जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं कंडक्ट कर सकते हैं. जुडिशियल रिव्यू एज इन अगर कोई पर्टिकुलर एक लॉ है जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है एंड उस चीज का इंक्लूजन 9th शेड्यूल के अंदर है, then Supreme Court will have no powers or any other court in this matter will have no power to issue any guideline against that particular act. इस सेम चीज को लेके वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 के अंदर जो है एक इशू क्रिएट किया, स्टेटिंग दैट कि 1973 वाला जो केशवानंद भारती जी वाला जो केस का जो जजमेंट है, उसके बाद जो कोई भी चीज अगर 9th शेड्यूल के अंदर ऐड की गई है एंड इफ इट इज अ वायोलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स, देन इट इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू. कि अगर कोई भी ऐसा लॉ जो अप्रैल 24 1973 के बाद एनेक्ट किया गया है एंड इवन इफ उसे 9th शेड्यूल के अंदर रखा गया है, देन स्टिल इट इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू. इस केस के जजमेंट को फाइनलाइज करने के लिए एक हायर कोरम की बेंच जहां पे 9 जजेस थे, उन्हें अपॉइंट किया गया टू डिटरमाइन द फाइनल पोजीशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक लास्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा. देयरफॉर वी आर स्टडीइंग द केस ऑफ I.R. Coelho वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इशू वाज it is permissible for the parliament to immunize legislations and fundamental rights by placing them into the 9th schedule on and after April 24th 1973 when the basic structure doctrine was promulgated. कि जहां पे पार्लियामेंट को किसी भी चीज को इम्यूनाइज करना है, उन्हें वहां पे अपनी डिक्टेटरशिप दिखानी है, उन्होंने अपनी मनमानी करनी है, देन वो एक पर्टिकुलर लॉ को 9th शेड्यूल के अंदर रख देंगे. तो क्या इस चीज के ऊपर जुडिशियल रिव्यू होगा या नहीं होगा, ये फर्स्ट इशू था. सेकेंड इशू इज दैट इज इट पॉसिबल टू एक्सटेंड द 9th शेड्यूल फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, कि क्या ये करना सही है, क्या ये पॉसिबल है कि हम 9th शेड्यूल को जुडिशियल रिव्यू से एक्सक्लूड कर दें. थर्ड इशू वाज whether judicial review of the 9th schedule laws on the basis of fundamental rights would be included in the basic structural test or not. कि क्या जुडिशियल रिव्यू को जो है 9th शेड्यूल के रिगार्डिंग पर्टिकुलरली उसे हम बेसिक स्ट्रक्चरल टेस्ट के अंदर ले सकते हैं या नहीं ले सकते.
Fourth issue, to what degree and in what form can Article 31B grant genuine immunity? कि कौन कौन से सिनारियो तक या कौन सी हद तक आर्टिकल 31B जो है वो हमें एक जेन्युइन इम्यूनिटी जो है वो ग्रांट कर सकती है विथ रिलेशन टू 9 शेड्यूल। ठीक है, अभी हम समझ लेते हैं आर्ग्यूमेंट्स। सबसे पहली आर्ग्यूमेंट्स जो है पिटिशनर्स ने ये की थी दैट आर्टिकल 31B इज डिसिसिव इन नेचर, कि अगर सपोजिटली हम आर्टिकल 31B को जो है एप्लीकेबल कर भी देते हैं, दैट 9 शेड्यूल्स के अंदर जितने भी लॉज को रखा गया है उसका हम जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। बट क्या ये चीज सही है? क्या ये करना सही रहेगा? क्या देश के अंदर ग्रोथ देखने के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन करना क्या एक सही बात है? पिटिशनर्स ने ये बोला दैट इट इज एन एब्सोल्यूट रॉन्ग, ये नहीं किया जा सकता। अगर कुछ भी चीज 9 शेड्यूल के अंदर रखी गई है, still it should be subjected to direct influence and effect test of the basic structural doctrine, कि उसे इस टेस्ट से तो हर बार गुजरना ही रहेगा, अदरवाइज इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड अ प्रॉपर लॉ। उनका सेकेंड आर्ग्यूमेंट ये था दैट अगर इस चीज को प्रॉपरली एप्लीकेबल कर दिया गया देन इट विल हैम्पर द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो हमारे फ्रेमर्स ने हमें प्रोवाइड किया है विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन, की जिसमें लिखा हुआ है दैट कोई भी लॉ अगर पार्ट 3 से वायोलेटिव है देन इट शुड बी कंसिडर्ड वॉइड। तो वहां पे हम आगे बढ़ के ये 9 शेड्यूल जैसे अलग अलग टैक्टिक्स का यूज नहीं कर सकते। इस हिसाब के आर्बिट्ररी एक्ट को अगर हम एक्सेप्ट कर भी लेते हैं देन ये कॉन्स्टिट्यूशन के कोर स्ट्रक्चर को जो है वो वायोलेटिव करेगा। अगर ऐसे कुछ लॉज को जो है एक ग्रीन फ्लैग दे दिया जाता है देन इट डायरेक्टली मीन्स दैट हम लोगों की परवाह नहीं कर रहे हैं, उनके राइट्स हम जो उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं दे आर जस्ट ऑन पेपर, उनका एग्जिस्टेंस उनकी कोई एक्चुअल वैल्यू है ही नहीं। देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 की वैल्यू ही काफी कम हो जाएगी। थर्ड थिंग दे आर्ग्यू वाज आर्टिकल 368 के अंदर जो पावर्स देके रखे हैं दैट डज नॉट इंक्लूड जुडिशियल पावर। ठीक है, कि जहां पे पार्लियामेंट के पास पावर्स दिए गए हैं टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे जुडिशियल पावर को रिस्ट्रिक्ट करने की कुछ बात नहीं की है। इट इज completely different from the powers that are provided to the parliament, but when needed सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज वेल विद इन देयर पावर्स। आप कल उठ के ऐसा नहीं बोल सकते जस्ट बिकॉज समथिंग्स आर पुट फॉरवर्ड इन द 9 शेड्यूल जहां पे क्लियरली लिखा है दैट इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, तो आप जुडिशरी का पावर उनसे ले नहीं सकते। ठीक है, Before we move any further, let me give you an overview of our website judicialdream.com. As you can see, this is the home page. Okay, here you can find list of books of grammar, judgment writing, essay writing. Okay, as well as you will find certain model answers. Let's say this is for the damnum sine injuria, which we have covered in the video series. All right, so here you will find the introduction and many other things. Okay, then if you have to go for a mock test, you can just simply click on the prelims or the mains. Let's say we just want to click on prelims subject wise MCQ, that is common intention. So you will find MCQs for topics and many other things on our website. And now let's get back to the lecture. देन आ जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स बाय रिस्पोंडेंट्स। इन्होंने ये आर्ग्यू किया दैट इवन इफ हम लोग जो है 9 शेड्यूल के बारे में बात करें, ठीक है, कि जिसने 29 अमेंडमेंट को अफर्म किया था,
जहां पे हर एक लॉज के जिसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, दोज वर ऑलरेडी प्री अप्लाइड विथ द बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्राइन। कि जहां पे किसी भी प्रकार के लॉस को अगर हम लोग नाइन शेड्यूल के अंदर उसका इंक्लूजन करते हैं, तो यहाँ पे हर बार बेसिक स्ट्रक्चरल थियरी को जो है वो एप्लीकेबल किया जा सकता है। तो अगर हम जो केशवानंदा भारती वाले केस के बेसिस के ऊपर अगर हम जुडिशियल रिव्यू की बात करें, देन इट इज जहां पे जो हम फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन की बात करते हैं, इट शुड बी आउट ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज जो नाइन शेड्यूल इटसेल्फ है वो बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्रिन के बेसिस पे ही बनाया गया है। दूसरी बात उन्होंने ये कही दैट द प्रोटेक्शन अफोर्डेड बाय द आर्टिकल 31B एक्सक्लूड्स फंडामेंटल राइट्स, कि जहां पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ बात ही नहीं की है। ठीक है। फर्दर मोर इट वॉज आर्ग्यूड दैट while the existence of judiciary is a fundamental structure of the constitution that cannot be abolished, कि जैसे पार्लियामेंट के पावर्स भी कुछ हद तक लिमिट किए जा सकते हैं, उस हिसाब से ही जुडिशरी के पावर्स भी कुछ हिसाब तक लिमिट किए जा सकते हैं। उनके पावर भी एब्सोल्यूट नहीं है इन एनी रिगार्ड। ठीक है। अब समझ लेते हैं कि नाइन शेड्यूल चीज है क्या। सबसे पहले जब हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था इन द ईयर 1951, नाइन शेड्यूल को जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया था। कि हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज एन ऑर्गेनिक एंड अ लिविंग डॉक्यूमेंट, जहां पे फ्रेमर्स को पहले से पता था कि जब जब जरूरत पड़ेगी इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज लाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रकार का एक अमेंडमेंट जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे आएगा ही आएगा। ठीक है। तो सेकंड क्या को जमींदारी सिस्टम से हमें फ्री करना था, तब ये फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नाइन शेड्यूल के अंदर इन टोटल 13 लॉज थे, बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे 284 लॉज की बात की गई है, विच अल्टीमेटली कवर्स द रिजर्वेशन, ट्रेड, इंडस्ट्रीज, माइन एक्सेट्रा। देन अगर हम इस चीज को वैसे ही रहने दें, देन इट विल बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल डस्टबिन ऑफ लिमिटलेस कैपेसिटी, कि जहां पे किसी भी प्रकार के लॉस को आप वहां पे इंक्लूड कर दो, उसके बाद आप जो चाहे वो कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली नाइन शेड्यूल का मतलब यही था कि कुछ चीजें अगर उसके अंदर ऐड की गई है, इवन इफ दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दे शुड बी वैलिड। नाइन शेड्यूल इसी चीज के बारे में बात करता है। प्लस वो रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। ऐसा नहीं कि कुछ लॉज अगर आज एप्लीकेबल हुए तो उनका इफेक्ट आज से या उनके इफेक्टिव डेट से आएगा। ये आगे और पीछे दोनों तरफ, फ्यूचर के अंदर, प्रेजेंट के अंदर और पास्ट के अंदर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। सो देयरफॉर इस चीज को लिमिट करने की एक नीड डेफिनेटली थी, जिस चीज के बारे में आयर कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के अंदर एक प्रॉपर जजमेंट जो है वो प्रोवाइड किया गया है। ठीक है। अब हम समझ लेते हैं वर्डिक्ट, कि जहां पे एक यूनानिमस डिसीजन हेल्ड हुआ था, कि जहां पे 9 जज की बेंच ने एक ही चीज बात बोली थी, यहाँ पे कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन नहीं था। जहां पे क्लियरली बोला गया था दैट नाइन शेड्यूल जो है अगर वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करता है, देन जुडिशियल रिव्यू कैन डेफिनेटली अकर। दूसरी बात उन्होंने वहां पे ये बोली दैट इफेक्ट एंड इम्पैक्ट टेस्ट must be considered while determining whether such law destroys the basic structure doctrine or not, कि जहां पे उस लॉ की एक एक्चुअल इफेक्ट एंड इम्पैक्ट को देखा जाएगा, एंड एक प्रॉपर उसका एग्जामिनेशन होगा दैट क्या ये चीज एक्चुअल में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को हैम्पर करती है या नहीं करती है। तीसरी बात दैट किसी भी प्रकार के अमेंडमेंट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किए गए हैं आफ्टर द 24 अप्रैल 1973, by which the ninth schedule is amendment must be tested to a touchstone of the base of basic features of the constitution, कि जहां पे अगर आर्टिकल 14, 19 एंड 21 का वायोलेशन है तो उस अमेंडमेंट को वैलिड नहीं माना जाएगा if that amendment has been made after 24th April 1973. Fourth thing,
any law held to be violative of any rights in Part 3, which is added in the ninth schedule after 24th April 1973, can be challenged on the ground that it destroys the basic structure. कि जहां पे आर्टिकल 14, 19, 21 का किसी भी प्रकार का वायोलेशन जो है वो कोई भी प्रकार के लॉज से होता है विच आर एडेड इन द नाइन्थ शेड्यूल, then it is going to be held that it will be an unconstitutional law. ठीक है. Fifth thing is that judicial review is a basic structure of constitution and no law can be immunized from judicial scrutiny by way of addition in the ninth schedule. कि अब किसी भी चीज को हम नाइन्थ शेड्यूल के अंदर रख भी दें, दैट डजंट मीन कि हमारे पास जुडिशियल रिव्यू का जो है वो राइट नहीं है. अगर हम किसी एक जगह पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को लेके चल रहे हैं, दैट ऑल्सो इंक्लूड्स कि उस चीज के अंदर जुडिशियल रिव्यू का भी इंक्लूजन हो चुका है. ठीक है. अब आ जाते हैं हम केस समरी के अंदर. केस समरी में अब मैं यहाँ पे इतना ही बोलना चाहूंगा दैट इस पर्टिकुलर जजमेंट ने एक स्ट्राइकिंग जजमेंट दिया था दैट कि जहां पे अगर किसी भी एक चीज को अगर नाइन्थ शेड्यूल के अंदर रखा भी जाता है, इट्स स्टिल सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू. Whereas Soli Sorabji, the previous Attorney General of India, in a lecture in the Oslo University in the year October 2008, brought up that the judgment forces further limitation on the constitution force of the parliament as for the standard of basic structure fundamental rights. कि जहां पे अगर एक फंडामेंटल राइट्स को अगर हम लेके चलते हैं, then that also means कि हमें जो है उसकी रिस्पेक्ट भी करनी होगी, प्लस उसके साथ साथ हमें जुडिशियल रिव्यू को भी उसके अंदर रखना पड़ेगा इन केस अगर वहां पे किसी भी एक लॉ की वजह से वायोलेशन हो रहा है या नहीं. देन इसका एक ही मतलब नहीं निकलता कि किसी भी चीज को नाइन्थ शेड्यूल में डाल के उसे जुडिशियल रिव्यू से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए. अगर किसी भी लॉज की वजह से आर्टिकल 14, 19 या 21 का वायोलेशन हो रहा है, देन दैट पर्टिकुलर थिंग शुड बी ब्रॉट अप टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट and proper actions must be taken. ठीक है. So by this slide our lecture is effectively over. If you guys have liked this video, then please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. If you want to learn something more out of these video lectures, then you can definitely log on to our website judicialdream.com, where you will find descriptive answers of cases like this, followed up with a lot of other descriptive answers of other topics as well as their MCQs. Once again, I would like to thank you all and thank you very much. Have a good day.